स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 मार्च 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी तरह की खबरें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार को रेलवे की बड़ी सौगात, पटना अहमदाबाद समेत 3 नई ट्रेनों को मंजूरी। जी हाँ, दरअसल बात है कि बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय रेलवे ने बिहार को 3 नई ट्रेनों की सौगात दी है, जिसमें पटना से अहमदाबाद के बीच चलने वाली ट्रेनें भी शामिल है। इस फैसले से बिहार और पश्चिमी भारत के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी, जिससे यात्रियों को लंबी दूरी यात्रा में बड़ी राहत मिलेगी। इन नई ट्रेनों के शुरू होने से खास करके कामकाजी लोगों, छात्रों और फिर व्यापार से जुड़े लोगों को फायदा होगा। अब यात्रियों को कम समय में बेहतर और सीधे रेल सुविधा मिल सकेगी। रेलवे का उद्देश्य है कि बढ़ती यात्री संख्या को ध्यान में रखते हुए नई ट्रेनों के जरिए भीड़ कम की जाए और फिर सफर को ज्यादा आरामदायक बनाया जाए। बिहार में सीएम कुर्सी पर संग्राम, निशांत के नाम से सियासत में हलचल। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर के घमासान तेज हो गया है। निशांत कुमार का नाम सामने आते ही जेडीयू और बीजेपी के बीच हलचल बढ़ गई है। खबरों के मुताबिक जेडीयू के कुछ नेताओं द्वारा दिए गए संकेतों ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है, जिससे सत्ता संतुलन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि निशांत कुमार को आगे लाने की चर्चा से कई नेताओं में असहजता बढ़ी है। वहीं पर बीजेपी भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और फिर अपने राजनीतिक विकल्पों पर विचार कर रही है। इस मुद्दे ने गठबंधन के भीतर खींचतान को उजागर कर दिया है, जिससे सियासी तनाव साफ दिखने लगा है। बिहार में बिजली नियमों में बड़ा बदलाव, 1 अप्रैल से लागू होगा नया टैरिफ सिस्टम। दरअसल बात है कि बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रैल से नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसे टाइम ऑफ डे टैरिफ कहा जाता है। इस नए सिस्टम के तहत दिन के अलग अलग समय पर बिजली की दरें अलग अलग होगी, यानी कि अब बिजली का बिल इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस समय बिजली का इस्तेमाल करते हैं। नए नियम के अनुसार पीक टाइम, यानी कि जब बिजली की खपत ज़्यादा होती है तो उस समय बिजली महंगी होगी। वहीं पर ऑफ पीक टाइम, यानी कि कम खपत वाले समय में बिजली सस्ती मिलेगी। इसका उद्देश्य बिजली के उपयोग को संतुलित करना और फिर लोड मैनेजमेंट को बेहतर बनाना है, ताकि बिजली व्यवस्था पर दबाव कम किया जा सके। बदलते मौसम में रहे सतर्क, दिन में गर्मी, शाम में ठंडी से कैसे बचाएं सेहत। दरअसल बात है कि इन दिनों मौसम काफ़ी कंफ्यूजन बना हुआ है, जहां पर दिन में तेज गर्मी तो शाम होते होते ठंड महसूस होने लगती है। जी हाँ, आप भी शायद इस तरह के महसूस करते होंगे। ऐसे बदलते मौसम में शरीर जल्दी बीमार पड़ सकता है, खास करके सर्दी, खांसी, बुखार और फिर वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस समय खास सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। वहीं पर डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे मौसम में कपड़ों का सही चुनाव बहुत ज़रूरी है। या दिन में हल्के कपड़े पहने, लेकिन शाम के लिए हल्की जैकेट या फिर शॉल साथ रखें। इसके अलावा खान पान का भी ध्यान रखें, या ठंडी चीज़ों से बचें, गर्म और फिर ताज़ा खाना खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ताकि शरीर हाइड्रेट रहे। वहीं पर इसके साथ ही नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और फिर साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ सुबह शाम की ठंड हवाओं से बचें और फिर बाहर जाते समय जरूरी सावधानी बरतें। अगर हल्के लक्षण दिखे तो तुरंत इलाज कराएं, ताकि छोटी बीमारी बड़ी समस्या ना बन सके। रसोई गैस संकट से राहत, नए उपाय से समय बचत और फिर सुरक्षा में बढ़ोतरी। दरअसल बात यह है कि रसोई गैस की कमी से परेशान लोगों के लिए अब राहत की खबर सामने आई है। नई व्यवस्था और तकनीकी सुधारों के जरिए गैस की उपलब्धता को बेहतर बनाने की तैयारी की जा रही है, जिससे लोगों को सिलेंडर की कमी और फिर देरी से की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इस पहल का उद्देश्य आम लोगों की रोजमर्रा की दिक्कतों को कम करना है। इस नए सिस्टम के तहत गैस वितरण को अधिक व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे समय की बचत होगी और फिर लोगों को बार बार गैस के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ गैस से जुड़ी हुई कामों में सुरक्षा उपायों को भी मजबूत किया जा रहा है, जिससे हादसों का खतरा कम होगा और फिर उपयोग पहले से ज़्यादा सुरक्षित बनेगा। जी हाँ, विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से घरेलू कामकाज आसान होगा और लोगों का समय बचेगा। साथ ही साथ बेहतर प्रबंधन और फिर सुरक्षा के कारण गैस से जुड़ी समस्याओं को कमी आएगी, वहीं पर जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नीतीश स्टाइल पर अड़ी जेडीयू, बीजेपी को दिया साफ संदेश,
समझौता नहीं चलेगा। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में जेडीयू ने एक बार फिर से अपना रुख साफ कर दिया है, जब पार्टी ने दो टूक कह दिया है कि सरकार चलेगी तो नीतीश कुमार के स्टाइल में ही चलेगी, या किसी तरीके का समझौता मंजूर नहीं होगा। इस बयान के बाद एनडीए के भीतर सियासी हलचल और तेज हो गई है। जेडीयू का कहना है कि सरकार की नीतियां और फिर फैसले वही होंगे जो नीतीश कुमार की सोच और काम करने के तरीके के अनुसार होंगे। जब पार्टी नेताओं ने संदेश दिया है कि अगर गठबंधन में रहना है तो सभी सहयोगियों को इस बात को स्वीकार करना होगा। इससे साफ है कि जेडीयू अपने नेतृत्व और एजेंडे को लेकर के कोई भी नरमी दिखाने के मोड में नहीं है। वहीं पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बयान बीजेपी के लिए एक साफ संदेश है। इससे गठबंधन के भीतर खींचतान बढ़ सकती है और आने वाले दिनों में सियासत और गर्म होने की संभावना है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि बीजेपी इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देती है और गठबंधन की स्थिति आगे कैसे बदलती है। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2026 जल्द खत्म होगा इंतजार, ऐसे करें चेक। दरअसल बात है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2026 का इंतजार कर रहे लाखों छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। यह रिपोर्ट्स के मुताबिक नतीजा जल्द ही जारी किए जा सकते हैं। हर साल की तरह इस बार भी रिजल्ट मार्च के आखिरी या फिर अप्रैल की शुरुआत में आने की संभावना जताई जा रही है, जिससे छात्रों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑनलाइन अपने नजदीक नतीजे चेक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के अपना रोल नंबर और फिर रोल कोड दर्ज करना होगा। इसके अलावा एसएमएस और फिर अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी रिजल्ट देखने की सुविधा दी जा सकती है, ताकि छात्रों को आसानी से जानकारी मिल सके। वहीं पर छात्रों को सलाह दी गई है कि वे न केवल आधिकारिक वेबसाइट या फिर विश्वसनीय माध्यमों से ही अपना रिजल्ट देखें और किसी भी अफवाहों से बचें। रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और सही तरीके से अपना परिणाम चेक करें। बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के बयान से विवाद, कहा देश में है दो खलनायक, पहला मुसलमान तो दूसरा स्वर्ण। यह दरअसल बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी कि बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के एक बयान ने देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश में दो ही खलनायक है, एक मुसलमान तो दूसरा स्वर्ण, जिसके बाद ये बयान तेजी से चर्चा में आ गया है और अलग अलग राजनीतिक दलों ने इस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। जी हाँ, इस बयान को लेकर के विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसे समाज को बांटने वाला बताया है। कई नेताओं ने कहा है कि इस तरीके के बयान सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाते हैं और जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों को सोच समझ करके बोलना चाहिए। वहीं पर कुछ समर्थकों का कहना है कि उनके बयान को संदर्भ से हटा करके पेश किया जा रहा है। इस पूरे मामले के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और बयान को लेकर के बहस तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मुद्दे चुनावी माहौल में और ज्यादा उछाले जाते हैं, जिससे सियासी तापमान बढ़ता है। अब देखना होगा कि इस बयान पर आगे क्या कार्रवाई होती है और इसका राजनीति पर क्या असर पड़ता है। बेटियों के नाम पर गांव का विकास, नई योजनाओं से बदलेगी पहचान। दरअसल बात है कि बिहार में बेटियों को सम्मान देने और फिर उनकी पहचान को मजबूत करने के लिए सरकार ने एक अनोखी पहल की घोषणा की है। अब गांव में गली, चौक और पोखरों का नामकरण नन्ही बच्चियों के नाम पर किया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना और उन्हें विशेष पहचान देना है। जब पंचायती राज मंत्री ने इस योजना को लेकर के बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इससे गाँव में विकास कार्यों को भी नई दिशा मिलेगी। जब किसी जगह का नाम बेटियों के नाम पर होगा तो फिर वहाँ साफ सफाई, रख रखाव और फिर विकास पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ये पहल सामाजिक बदलाव के साथ साथ ग्रामीण विकास को भी मजबूत करेगी। वहीं पर सरकार का मानना है कि इस योजना से बेटियों के प्रति लोगों का नजरिया बदलेगा और उन्हें समाज में बराबरी का सम्मान मिलेगा। साथ ही साथ ये कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा संदेश देगा, जिससे आने वाले समय में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। एलपीजी संकट का असर, बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूरों की बड़ी भीड़। दरअसल बात यह है कि देश में एलपीजी संकट का असर अब रोजगार पर भी साफ दिखने लगा है। कई राज्यों में कामकाज प्रभावित होने की वजह से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार लौट रहे हैं। अचानक बड़ी इस वापसी से गांव और फिर छोटे शहरों में दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार की चुनौतियां भी सामने आ रही है। जहाँ बताया जा रहा है कि गैस की कमी के कारण कई उद्योग और फिर छोटे कारोबार प्रभावित हुए हैं, जिससे मजदूरों को काम मिलना मुश्किल हो गया है।
है। ऐसे में मजबूरी में लोग अपने घर लौट रहे हैं, खास करके दिहाड़ी मजदूर और फिर छोटे काम करने वाले लोगों पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो फिर बिहार में बेरोजगारी और फिर आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि लौट रहे मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाए ताकि उनकी आजीविका प्रभावित ना हो। 15 मिनट में दूर होगी खून की कमी, एनीमिया के इलाज में नई उम्मीद। दरअसल बात है कि बिहार में एनीमिया यानी कि खून की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब एक खास तरीके की जादुई सुई के जरिए सिर्फ 15 मिनट में इस समस्या का इलाज किया जा सकता है। जी हाँ, ये नई तकनीक खास करके महिलाओं और फिर बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद मानी जा रही है, जो अक्सर खून की कमी से प्रभावित होते हैं। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस इंजेक्शन के जरिए शरीर में तेजी से आयरन की कमी को पूरा किया जाता है, जिससे मरीज को जल्दी राहत मिलती है। जहाँ पारंपरिक इलाज की तुलना में यह तरीका ज़्यादा तेज और फिर असरदार बताया जा रहा है। या डॉक्टरों का कहना है कि इससे मरीजों को बार बार दवा लेने की ज़रूरत भी कम हो जाएगी। सरकार इस पहल को बड़े स्तर पर लागू करने की तैयारी में है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे एनीमिया जैसी गंभीर समस्या पर काबू पाने में बड़ी मदद मिलेगी और लोगों की सेहत में तेजी से सुधार देखने को मिलेगा। बिहार नेपाल सीमा पर खाद की कालाबाजारी पर सख्ती, मंत्री के कड़े निर्देश। दरअसल बात है कि बिहार नेपाल सीमा पर खाद की कालाबाजारी को लेकर के सरकार सख्त हो गई है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि किसानों को किसी भी हालात में खाद की कमी न होने दिया जाए। उन्होंने कहा है कि सीमा इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाए ताकि अवैध तरीके से खाद की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। मंत्री ने चेतावनी दी है कि जो लोग खाद की जमाखोरी या फिर ब्लैक मार्केटिंग में शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रशासन को छापेमारी तेज करने और फिर दोषियों पर तुरंत केस दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को सही समय पर उचित दाम में खाद उपलब्ध हो सके। सरकार का मानना है कि सीमा क्षेत्र में ज़्यादा सतर्कता बरतने से कालाबाजारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस कदम से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है और फिर खेती से जुड़े कामों में किसी तरीके की बाधा नहीं आएगी। 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ लेंगे नीतीश कुमार समेत कई नेता। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्यसभा सदस्य के रूप में नीतीश कुमार, नितिन नवीन समेत कई नेता 10 अप्रैल को शपथ लेने वाले हैं। इसको लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है और सभी नवनिर्वाचित सदस्य संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ये शपथ ग्रहण समारोह राज्यसभा में आयोजित होगा, जहां पर सभी नेता विधिवत रूप से अपने पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस मौके को बिहार की राजनीति के लिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कई प्रमुख चेहरों की नई भूमिका तय होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस शपथ ग्रहण के बाद बिहार की सियासत में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खास करके नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर के चर्चा तेज है, जिससे आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। नेपाल में बड़ा एक्शन, पूर्व पीएम की गिरफ्तारी से मचा हड़कंप। दरअसल बात है कि नेपाल की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां पर नए सत्ता समीकरण बनते ही सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। खबरों के मुताबिक बालेन शाह के प्रभाव में बनी नई व्यवस्था के बाद महज 24 घंटे के भीतर एक पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई से पूरे देश में हड़कंप मच गया है और राजनीतिक माहौल अचानक से गर्म हो गया है। जब बताया जा रहा है कि ये गिरफ्तारी किसी पुराने मामले या फिर जांच से जुड़ी हुई है, जिस पर लंबे समय से कार्रवाई की मांग की जा रही थी। जब नई सत्ता के आते ही इस पर तुरंत कदम उठाया गया, जिससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार सख्ती के मूड में है और बड़े नेताओं पर भी कार्रवाई के पीछे नहीं हट रही है। इस घटना के बाद नेपाल की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। विपक्षी दल इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि समर्थक इसे कानून के तहत लिया गया सही कदम मान रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर के और खुलासे हो सकते हैं, जिससे नेपाल की सियासत में और उथल पुथल देखने को मिल सकती है। क्या देश में फिर से लगेगा लॉकडाउन? अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। दरअसल बात यह है कि देश में लॉकडाउन को लेकर के चल रही अटकलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल देश में लॉकडाउन लगाने की
कोई योजना नहीं है और लोग बेवजह अफवाहों पर ध्यान ना दें। जहां सरकार पूरी तरह से स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जहां अमित शाह ने यह भी कहा बताया है कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, इसीलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सामान्य है और किसी तरह की कमी होने नहीं दी जाएगी। सरकार लगातार व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम कर रही है। जहां उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और फिर गलत खबरों पर भरोसा न करें। जहां सरकार का फोकस आम जनता को राहत देने और फिर स्थिति को नियंत्रित रखने पर है। ऐसे में फिलहाल लॉकडाउन जैसी किसी भी सख्त पाबंदी की संभावना नहीं है। बिहार में 11 लाख फर्जी सिम का खुलासा, आपके नाम पर भी हो सकता है कनेक्शन। जी हाँ, दरअसल बात है कि बिहार में फर्जी सिम कार्ड को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर करीब 11 लाख मोबाइल कनेक्शन संदिग्ध पाए गए हैं। जांच में सामने आया है कि कई सिम ऐसे लोगों के नाम पर चल रहे हैं जिन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इस फर्जी सिम का इस्तेमाल अपराध में भी हो सकता है। टेलीकॉम विभाग और फिर प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। नागरिकों से कहा गया है कि वे तुरंत जाँच करें और उनके नाम पर कितने सिम एक्टिव है, इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आसानी से जानकारी ली जा सकती है और अगर कोई फर्जी कनेक्शन मिलता है तो उसे तुरंत बंद करवाया जा सकता है। सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई तेज कर रही है। जब लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपनी पहचान से जुड़ी जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें और समय समय पर अपने मोबाइल कनेक्शन की जाँच करते रहें ताकि किसी भी तरीके की धोखाधड़ी से बचा जा सके। मध्य पूर्व जंग का असर बिहार तक, गैस डीजल संकट की आहत। दरअसल बात है कि मध्य पूर्व में यानी कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और फिर जंग का असर अब बिहार तक देखने को मिल रहा है। जहां ईरान इजराइल युद्ध का असर बिहार तक भी आ गया है। विदेशों में काम करने वाले कई प्रवासी मजदूर नौकरी छोड़ करके अपने घर बिहार लौट रहे हैं, जिससे बिहार में आर्थिक दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। खास करके खाड़ी देशों में हालात खराब होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग वापस आ रहे हैं। इसका असर बिहार की स्थानीय व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। जहाँ सुधा डेयरी में कामकाज प्रभावित होने की खबर है और फिर सप्लाई चेन में दिक्कतें आ रही है। साथ ही साथ गैस और फिर डीजल की आपूर्ति को लेकर भी चिंता बढ़ गई है, जिससे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो सकती है। जब वहीं पर विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो फिर बिहार में महंगाई और बेरोजगारी दोनों बढ़ सकती है। ऐसे में सरकार और फिर प्रशासन के लिए ये एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है ताकि हालात को संभाला जा सके और लोगों को राहत मिल सके। मॉरिशस में बिहार फेस्टिवल, मिथिला पेंटिंग ने बढ़ाया देश का मान। दरअसल बात यह है कि मॉरिशस देश में आयोजित बिहार फेस्टिवल में मिथिला पेंटिंग ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी खास पहचान बनाई है। इस कार्यक्रम में बिहार की समृद्ध कला और फिर संस्कृति को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया, जिससे लोगों को इस पारंपरिक कला के बारे में जानने का मौका मिला। इस दौरान कलाकार प्रतीक प्रभार ने करीब 80 प्रतिभागियों को मिथिला पेंटिंग की बारीकियां सिखाई। उन्होंने इस कला के इतिहास, शैली और फिर तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिससे विदेशी प्रतिभागी भी इस कला से काफ़ी प्रभावित नजर आए। जहाँ ये आयोजन न सिर्फ बिहार की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने वाला साबित हुआ है, बल्कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिथिला पेंटिंग की लोकप्रियता भी बढ़ी है। जैसे कार्यक्रमों से भारत की पारंपरिक कला को नई पहचान मिल रही है और कलाकारों के लिए नए अवसर भी खुल रहे हैं। जेल से बाहर आते ही बेटे के साथ दिखे अनंत सिंह, महादंगल की तैयारी तेज। दरअसल बात है कि बाहुबली नेता अनंत सिंह जेल से बाहर आने के बाद पहली बार अपने बेटे के साथ सार्वजनिक रूप से नजर आए। जहां उनकी ये तस्वीर सामने आते ही इलाके में चर्चा तेज हो गई है और समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि जल्द ही एक बड़े महादंगल का आयोजन होने वाला है, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस आयोजन को लेकर के इलाके में खासा उत्साह है और फिर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। अनंत सिंह के बाहर आने के बाद राजनीतिक और फिर सामाजिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी सक्रियता और बढ़ेगी, जैसे इलाके की सियासत पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार, पोस्टर से सियासत गरम, निशांत कुमार का नाम चर्चा में। दरअसल बिहार की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब जदयू कार्यालय के बाहर फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार का पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर में निशांत कुमार को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बताया गया है। जब पोस्टर सामने आते ही ये मुद्दा चर्चा का विषय बन गया और लोगों के बीच इसे लेकर के अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। ये राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरीके के पोस्टर अक्सर समर्थकों द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन इसके
पीछे किसी बड़ी रणनीति की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विपक्षी दलों ने इसको लेकर के सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और इस परिवारवाद से जोर करके सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं जेडीयू की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई भी स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री रहे। ऐसे में उनके बेटे का नाम सामने आना अपने आप में बड़ा संकेत माना जा रहा है। तेजस्वी यादव का केंद्र पर हमला, विदेश नीति और महंगाई पर उठाए सवाल। दरअसल बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने विदेश नीति को लेकर के सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सही तरीके से संभालने में नाकाम रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसका असर देश की अर्थव्यवस्था और फिर आम लोगों पर भी साफ देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव ने महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती कीमतों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है और लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल, डीजल और फिर गैस और रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतों को लेकर के उन्होंने केंद्र से जवाब मांगा है और राहत देने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को जनता की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और ठोस कदम उठाने चाहिए। जहां तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। पूर्णिया में फर्जी एटीएस अफसर बनकर के 10 करोड़ की ठगी का खुलासा। दरअसल बात है कि बिहार के पूर्णिया जिला में एक बड़े ठगी मामले का खुलासा हुआ है, जहां पर एक शातिर ठग ने खुद को एटीएस और विजिलेंस अधिकारी बताकर के करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया। आरोपी लोगों को डरा करके और फिर कार्रवाई का भय दिखा करके उनसे पैसे वसूलता था, जिससे कई लोग उनके जाल में फंस गए। जांच में सामने आया है कि ठग ने फर्जी पहचान और फिर दस्तावेजों का इस्तेमाल करके करीब 10 करोड़ रुपए की ठगी की है। जो वे खुद को सरकारी अधिकारी बता करके लोगों को विश्वास में लेता था और फिर उनसे मोटी रकम ऐंठ लेता था। जब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। जहां इस घटना के बाद पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। प्रशासन का कहना है कि कोई भी अधिकारी बनकर के पैसे मांगता है तो फिर उसकी पहचान जरूर जांचें और तुरंत पुलिस को सूचना दें। ये मामला दिखाता है कि जागरूकता ही ऐसे ठगों से बचने का सबसे बड़ा तरीका है। क्या निशांत कुमार बनेंगे अगले बिहार के मुख्यमंत्री? अशोक चौधरी के बयान से बड़ी हलचल। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है जब अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि निशांत कुमार भविष्य में कुछ भी बन सकते हैं और जब उनसे पूछा गया है कि क्या वे मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो उन्होंने साफ कर दिया है कि क्यों नहीं बन सकते। इस बयान के बाद सियासी चर्चाएं और तेज हो गई है। दरअसल हाल के दिनों में निशांत कुमार की राजनीति में सक्रियता लगातार बढ़ी है। वो पार्टी कार्यक्रमों में नजर आ रहे हैं और फिर जेडीयू के अंदर भी उनके लिए समर्थन की आवाज उठने लगी है। जब कई नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं ने उन्हें भविष्य का नेता बताते हुए मुख्यमंत्री बनाने की मांग तक कर दी है, जिससे ये मुद्दा और भी गर्म हो गया है। वहीं पर नीतीश कुमार के संभावित राजनीतिक फैसले और फिर भविष्य को लेकर भी अटकलें तेज है। ऐसे में निशांत कुमार का नाम आगे आना एक बड़े बदलाव के संकेत है। बिहार में खाद की कालाबाजारी पर सख्त सरकार, मंत्री रामकृपाल यादव का बड़ा बयान। जब बिहार में खाद की कालाबाजारी को लेकर के सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि किसानों के साथ किसी भी इस तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों को समय पर और फिर सही दाम पर खाद उपलब्ध कराना सरकार की ही प्राथमिकता है। मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग खाद की जमाखोरी या फिर ब्लैक मार्केटिंग में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार का बड़ा विकास अभियान, 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान बड़ा विकास अभियान चलाया है। जानकारी के मुताबिक 24 दिनों में उन्होंने करीब 35 जनसभाएं की और राज्य भर में विकास योजनाओं की सौगात दी है। जहां इस यात्रा के जरिए वे अलग अलग जिलों में जाकर के लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं और योजनाओं की स्थिति का भी जायजा ले रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिसमें सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर शहरी विकास से जुड़ी कई बड़ी
बड़ी योजनाएं शामिल है। कई जिलों में सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है, जिससे राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। समृद्धि यात्रा को सरकार के विकास एजेंडों का अहम हिस्सा माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरीके के बड़े निवेश से बिहार में रोजगार और सुविधाओं में सुधार हो सकता है। वहीं पर इस यात्रा को राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे सरकार सीधी जनता के बीच अपनी उपलब्धियां दिखाने की कोशिश कर रही है। क्या 30 अप्रैल को इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार? सियासत में अटकलें तेज। दरअसल बात यही कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के एक बार फिर से इस्तीफे की चर्चा तेज हो गई है। जहां खबर में दावा किया जा रहा है कि वे 30 अप्रैल तक मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये पूरा मामला अब राजनीतिक अटकलों और फिर अंदर खानों की चर्चा में बना हुआ है। दरअसल नीतीश कुमार हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने गए हैं और फिर नियमों के अनुसार उन्हें पहले अपनी विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे 30 मार्च तक एमएलसी पद से इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद आगे के फैसले लिए जाएंगे। बिहार के स्कूलों में बड़ा बदलाव, अब 8वीं से 12वीं तक पढ़ाई जाएगी एआई। दरअसल बात है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की पढ़ाई कराई जाएगी। इस नए डिजिटल प्रोग्राम के जरिए छात्रों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने की तैयारी की जा रही है, ताकि वे बदलती दुनिया के साथ एकदम कदम मिला सके। इस प्रोग्राम के तहत छात्रों को डिजिटल स्किल, मशीन लर्निंग और फिर नई टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाएगा। जब पढ़ाई के लिए एनसीईआरटी मॉडल और दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होगा, जिससे वीडियो और फिर आधुनिक टूल के जरिए पढ़ाई आसान बनाई जाएगी। वहीं पर सरकार का मानना है कि एआई शिक्षा से छात्र भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे और उन्हें नए करियर के अवसर मिलेंगे। जहां ये पहल बिहार के शिक्षा और सिस्टम को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य, शिक्षा विभाग का नया निर्देश। यह दरअसल बात है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में अब प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के नए निर्देश के मुताबिक स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रीय गीत से करने पर जोर दिया गया है। यह फैसला केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद लागू किया गया है, ताकि छात्रों में देशभक्ति और फिर राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को मजबूत किया जा सके। नए नियम के तहत सप्ताह में कम से कम एक दिन वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। साथ ही साथ राष्ट्रीय पर्व और फिर विशेष कार्यक्रमों में भी इसे शामिल करना होगा। निर्देश में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय गीत के दौरान सभी छात्र और फिर शिक्षकों को सम्मान के साथ खड़ा होना अनिवार्य होगा और इसका पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होगी। बिहार में सीएम पद को लेकर के घमासान, जेडीयू ने बीजेपी के सामने रखी सख्त शर्तें। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है और नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे की चर्चाओं के बीच जेडीयू और फिर बीजेपी के बीच अंदर खाने बातचीत जारी है। खबर के मुताबिक एनडीए के भीतर नए मुख्यमंत्री को लेकर के सहमति बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक कोई भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इस बीच जेडीयू ने साफ कर दिया है कि अगला मुख्यमंत्री उनकी पसंद का होना चाहिए। जब पार्टी का कहना है कि जो भी नेता सीएम बने वे नीतीश कुमार की नीतियों और फिर उनकी काम करने के तरीके को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। साथ ही साथ जेडीयू ने यह भी संकेत दिया है कि गठबंधन में सभी सहयोगियों को विश्वास में लेना जरूरी है और कोई भी फैसला थोपने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ सीएम पद की लड़ाई नहीं, बल्कि बिहार में सत्ता संतुलन की बड़ी जंग है। जेडीयू दिखाना चाहती है कि वे अभी भी मजबूत स्थिति में है, जबकि बीजेपी अपने विकल्पों पर विचार कर रही है। 1 अप्रैल से बदलेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के नियम, अब करना होगा डबल वेरिफिकेशन। दरअसल बात यह है कि 1 अप्रैल से देश भर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए नियम के मुताबिक अब किसी भी डिजिटल पेमेंट के लिए सिर्फ ओटीपी काफ़ी नहीं होगा। यूजर्स को हर ट्रांजैक्शन के लिए 2 तरीके के वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने की कोशिश जारी रहेगी। नए नियम के तहत अब आपको ओटीपी के साथ साथ एक और तरीका अपनाना होगा, जैसे पिन, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट या फिर फेक आईडी। यानी कि हर पेमेंट में
टू फैक्टर और ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। ये नियम यूपीआई, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और फिर डिजिटल वॉलेट सभी पर लागू होगा, जिससे ट्रांजैक्शन पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। सरकार और आरबीआई का मानना है कि इस बदलाव से साइबर ठगी जैसे ओटीपी चोरी, फिशिंग और फिर सिम स्वैप जैसे अपराधों पर रोक लगेगी। साथ ही साथ नए सिस्टम में रिस्क बेस्ड सिक्योरिटी भी होगी। तेज प्रताप यादव की घर वापसी के संकेत, बेटी के बर्थडे पर दिखी पारिवारिक नजदीकी। दरअसल बात यही कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की घर वापसी की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। दरअसल 27 मार्च को तेजस्वी यादव की बेटी कात्यायनी के जन्मदिन के मौके पर तेज प्रताप यादव बराबरी आवास पहुंचे, जहां पर वे लंबे समय बाद परिवार के साथ नजर आए। इस घटना के बाद सियासी और पारिवारिक समीकरणों को लेकर के नई चर्चा शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान तेज प्रताप यादव ने परिवार के साथ समय बिताया और अपने भतीजे के साथ खेलते हुए भी नजर आए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे ये संकेत मिल रहा है कि परिवार के अंदर की दूरियां धीरे धीरे कम हो रही है। इससे पहले भी कुछ पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल हुए थे, जिससे रिश्तों में सुधार की अटकलें लगाई जा रही है। बिहार बोर्ड की फ्री जेईई नीट कोचिंग 5 अप्रैल तक करे आवेदन। दरअसल बात यही कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने छात्रों के लिए बड़ी पहल करते हुए जेईई और फिर नीट की तैयारी के लिए निःशुल्क यानी कि फ्री कोचिंग शुरू की है। इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और छात्र 5 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि यह सुविधा बिहार की सभी बोर्ड के छात्रों के लिए खुली है, जो कि 2026 में 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं। इस योजना के तहत 2 तरह की कोचिंग दी जाएगी, आवासीय और फिर गैर आवासीय। जब पटना में रहने वाले आवासीय कोचिंग में छात्रों को फ्री पढ़ाई के साथ रहने और फिर खाने की सुविधा भी मिलेगी, वहीं पर गैर आवासीय कोचिंग बिहार के कई जिलों में दी जाएगी, जहाँ पर छात्रों को मुफ्त पढ़ाई और फिर अन्य शैक्षणिक सुविधाएं मिलेगी। वहीं पर इसके अलावा चयनित छात्रों को स्कॉलरशिप का भी लाभ मिलेगा। खास तौर पर आवासीय कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों को हर महीने 400 रुपये की सहायता दी जाएगी। ये योजना मेधावी छात्रों को बेहतर तैयारी का मौका देने और उनके सपनों को पूरा करने में मदद करेगी। दोस्तों, किशनगंज और सीमांचल इलाके में बॉर्डर पर बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऐलान के बाद अब जमीन पर कार्रवाई दिखने लगी है, जहां नेपाल सीमा से सटे इलाके में बुलडोजर चलाकर के अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कई घर तोड़े गए हैं और लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या ये अभियान सिर्फ अतिक्रमण तक सीमित रहेगा या आगे और बड़े स्तर पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो आपको बता दूं कि किशनगंज जिले के देगलबैंक प्रखंड में भारत नेपाल सीमा से सटे इलाके में प्रशासन ने बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। इस कार्रवाई के दौरान सीमा से करीब 500 मीटर के अंदर बने 20 मकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। यह कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस ऐलान के बाद शुरू हुई है, जिसमें उन्होंने सीमा से 10 किलोमीटर तक अतिक्रमण हटाने और घुसपैठियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने की बात कही थी। जब प्रशासनिक अधिकारियों और फिर एसएसबी की संयुक्त जांच में सीमा से सटे 6 स्थानों पर अवैध कब्जे की पुष्टि हुई थी। जांच में सामने आया है कि करीब 20 परिवार सरकारी जमीन पर घर बना करके रह रहे थे। कुछ लोगों ने तो पक्के मकान भी बना लिए थे, वहीं कुछ जगहों पर खेती और चाय बागान भी लगाए गए थे। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सभी अतिक्रमण को हटाया और वहां पर रहने वाले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार कई परिवार पिछले 20 से 25 सालों से वहां पर रह रहे थे। देगलबैंक के आजम नामक व्यक्ति ने बताया है कि उनका घर तोड़ दिया गया, लेकिन सरकार ने उन्हें रहने के लिए जमीन दी है। वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि वे भूमिहीन है और उनके पास रहने के लिए दूसरी जगह नहीं है। इस पूरे अभियान को लेकर के किशनगंज के डीएम विशाल राज ने कहा है कि पहले चरण में 6 स्थानों को अतिक्रमण मुक्त किया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने साफ कहा कि सीमा से 15 किलोमीटर तक सरकारी जमीन पर जहां भी अतिक्रमण मिलेगा उसे हटाया जाएगा। वहीं पर किशनगंज का ये इलाका सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है, जब क्योंकि ये चिकन नेक कॉरिडोर के पास स्थित है और नेपाल बांग्लादेश सीमा के नजदीक आता है। स्थानीय स्तर पर अब घुसपैठियों की पहचान, फर्जी दस्तावेज की जांच और फिर बॉर्डर गाँव के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर के सीमांचल में ये अभियान सिर्फ अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षा और फिर प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह कार्रवाई कितनी तेज होती है और इसका असर स्थानीय लोगों और फिर सुरक्षा व्यवस्था पर कैसे पड़ता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में आंधी, ओलावृष्टि, तूफान का कहर नाजिल हुआ है। इस कहर की वजह से मक्का
मक्का फसल पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गई है। कई इलाकों में बिजली ठप है। जी हाँ, किशनगंज में मौसम ने ऐसा कहर बरपाया है कि किसानों की मेहनत कुछ ही मिनटों में बर्बाद हो गई है। तेज आंधी, भारी बारिश और ओलावृष्टि ने पूरे इलाके को हिला करके रख दिया है। जब खेतों में खरीफ मक्का की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है और कई इलाकों में जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। जहाँ हालात ऐसे बन गए हैं कि सड़क से लेकर के बिजली तक सब कुछ प्रभावित हो गया है। तो आपको बता दूं कि किशनगंज जिले में शुक्रवार रात अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई है। जब ठाकुरगंज और पोठिया क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई और उसके साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। करीब आधे घंटे तक चली इस ओलावृष्टि ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक दिया। इस प्राकृतिक आपदा का सबसे बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है। मक्का की खरीफ फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। जब ओलों की मार ने पौधे टूट गए और पत्तियां फट गई, जब बालियां खराब हो गई है। किसानों का कहना है कि उन्होंने महीनों मेहनत करके फसल तैयार की थी, लेकिन एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया। अब उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वहीं पर आंधी और बारिश का असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जनजीवन भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर कच्चे मकानों की छतें उड़ गई है और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई है। वहीं पर बिजली व्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। जब तेज हवा के कारण कई जगहों पर बिजली के खंभे झुक गए और तार टूट गए, जिससे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। सड़कों पर जल भराव के कारण आवागमन में भी दिक्कतें आई और फिर लोगों को अपने जरूरी काम छोड़ने पड़े। वहीं पर पिछले कुछ दिनों से किशनगंज और फिर सीमांचल क्षेत्र में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, जिससे किसानों की परेशानी और बढ़ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन प्रभावित किसानों को मुआवजा देगा और कब तक राहत पहुंचाई जाएगी। फिलहाल किसान सरकार और फिर प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, ताकि इस नुकसान से उबर सके और फिर से अपनी जिंदगी पटरी पर ला सके। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ठाकुरगंज सीएससी में रिश्वत का बड़ा आरोप सामने आया है। वायरल व्हाट्सएप चैट से हरकत मच गया है। दरअसल बात यह है कि किशनगंज के ठाकुरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक बड़ा विवाद सामने आया है, जहां एक डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। रिश्वत मांगने से लेकर के मानसिक उत्पीड़न और फिर महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार तक के आरोपों ने पूरे स्वास्थ्य विभाग में हरकत मचा दिया। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब एक व्हाट्सएप चैट वायरल हुई, जिसमें लिखा था कि पेमेंट आ गया, कितना दोगे। अब इस मामले की जांच के लिए टीम भी गठित कर दी गई है। तो आपको बता दूं कि किशनगंज जिले के ठाकुरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक बार फिर से विवादों में आ गया है, जहां पर पदस्थापित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अखलाकुर रहमान पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे स्वास्थ्य महकमे में हलचल तेज हो गई है। जब पूरा मामला तब तूल पकड़ गया जब एक कथित व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस चैट में पेमेंट आ गया, कितना दोगे जैसे संदेश सामने आए, जिसने रिश्वतखोरी के आरोप को और मजबूत कर दिया है। बताया जा रहा है कि करीब 29 एएनएम, सीएचओ और फिर अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने सामूहिक रूप से शिकायत दर्ज कराई है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनसे वेतन और फिर प्रोत्साहन राशि में हिस्सा मांगा जाता है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि जो कर्मचारी पैसे देने से इनकार करते हैं, उनकी छुट्टियां रोक दी जाती है और उन्हें प्रशासनिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। जब महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने तो और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि देर रात वीडियो कॉल करके अनुचित मांगों का दबाव बनाया जाता है, जिससे कार्यस्थल का माहौल असुरक्षित हो गया है। कर्मचारियों ने दावा किया है कि उनके पास व्हाट्सएप चैट और फिर अन्य डिजिटल सबूत मौजूद है, जिन्हें जांच टीम को सौंपा जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर राजकुमार चौधरी ने 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। इस टीम को 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इसके अलावा डॉक्टर रहमान पर यह भी आरोप लगा है कि वे नियमित रूप से ड्यूटी पर उपस्थित नहीं रहते हैं और सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही अस्पताल आते हैं, जबकि बाकी समय निजी अस्पताल में काम करते हैं। हालांकि इन सभी आरोपों को डॉक्टर अखलाकुर रहमान ने सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि कुछ लोग निजी दुश्मनी के कारण उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर विधायक गोपाल अग्रवाल ने मामले को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब इस पूरे मामले पर सभी की नजरें जांच टीम की रिपोर्ट पर टिकी है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करेगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।